प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज आर्टिकल नंबर 12.3 मैटर एंड एंटी मैटर। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 12 के कुछ मेजर कंसेप्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें हमने ये देखा था कि न्यूक्लियस एक्चुअली होता क्या है, फिर न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस को हम किस तरीके से सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और फंडामेंटल फोर्सेस में हमने देखा था कि 4 बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं। और इस चैप्टर को समझने के लिए जिन फोर्सेस के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए वो है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर वो वाले लेक्चर्स आपने अभी तक अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। आज हमने जो आर्टिकल पढ़ना है मैटर एंड एंटी मैटर, ये एक मॉडर्न और वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। देखो, मैटर के बारे में तो आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ मालूम है, लेकिन एंटी मैटर आपके लिए एक नया वर्ड है। मैटर क्या है बेसिकली, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ मैस हो और इसके साथ साथ वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, यानी डेफिनेट वॉल्यूम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। जैसे कि मेरे हाथ में यहां पर ये मोबाइल फोन है, इसको अगर मैं यहां पर इस तरीके से रखता हूं तो इसका कुछ ना कुछ मैस भी है जो कि मुझे फील हो रहा है। मे बी इसका 200 ग्राम के राउंड अबाउट कुछ मैस होगा। इसी के साथ साथ अब इसने कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। देखो जहां पर ये पड़ा हुआ है इसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी इसका अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ मैस हो और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे उसको हम कहते हैं मैटर। मैटर के बारे में ऑलरेडी आप स्कूल लेवल पर भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमने बात करनी है कि एंटी मैटर क्या होता है। मैटर का एग्जैक्ट ऑपोजिट जो वर्जन है ना उसको हम कहते हैं एंटी मैटर। देखो, अगर आप नेचर को थोड़ा सा स्टडी करें तो मालूम होता है कि नेचर में बहुत सी जो चीजें हैं ना वो पेयर्स की फॉर्म में है, जैसे कि हॉट कोल्ड, इसके साथ साथ डे नाइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि थोड़ा पेयर्स की फॉर्म में है। इसी तरीके से स्ट्रांग वीक, और यहां पर अगर मैटर का बनाएंगे ना तो कहेंगे मैटर एंटी मैटर। तो बिल्कुल इसी तरीके से है, जैसे मैटर एग्जिस्ट करता है ना ऐसे ही एंटी मैटर भी कुछ है। लेकिन अब एक मेन क्वेश्चन आता है कि क्या इस यूनिवर्स में एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है। ये एक पूरी सेपरेट स्टोरी है, इसको आगे चलकर हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हमने समझना है कि एंटी मैटर बेसिकली है क्या और एंटी मैटर किन केसेस में देखने को मिलता है या फिर किन केसेस में प्रोड्यूस होता है। आपने एक बेसिक सेंटेंस अच्छे तरीके से याद कर लेना है, एंटी मैटर इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ मैटर। देखो, अब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इसका एक एंटी पार्टिकल भी डिस्कवर किया गया है जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं या फिर एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखो, यहां पर हमने पढ़ रखा है एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है ना उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके ऊपर हम इस तरीके से प्लस लिखते हैं, यानी पार्टिकल का जो साइज है एंटी पार्टिकल का भी वही साइज होगा, पार्टिकल का जो मैस है एंटी पार्टिकल का भी वही मैस होगा, यानी इसकी जो जाहिरी प्रॉपर्टीज है वो तो सेम दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसका चार्ज नेगेटिव है, इसका चार्ज पॉजिटिव है, यानी कि ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो यहां से फिर हम कहते हैं कि दिस इज मैटर एंड दिस इज एंटी मैटर। ये जो मैटर और एंटी मैटर वाली कहानी है ना या फिर पार्टिकल एंटी पार्टिकल, पहले तो ये सिर्फ प्रिडिक्शन थी, लेकिन अब ये प्रॉपर्ली प्रूव हो चुका है। आज के लेक्चर में हम कुछ फिनोमेना भी ऐसे पढ़ेंगे जिनसे हमें ये मालूम होगा कि मैटर और एंटी मैटर क्रिएट कैसे होते हैं, या फिर हम ये देखेंगे कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कैसे क्रिएट होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा एंटी मैटर के बारे में, जो कि आपकी बुक में लिखा गया है। प्रिडिक्शन ऑफ एंटी पार्टिकल्स, एक साइंटिस्ट हो गुजरे हैं जिनका नाम था पॉल डायराक। उन्होंने जस्ट प्रिडिक्ट किया था कि जैसे मैटर होता है ऐसे ही एंटी मैटर भी कुछ होता है।
तो यहां पर हमने लिखा है इन 1928 पॉल डायराक प्रिडिक्टेड that every fundamental particle has a corresponding antiparticle, यानी हर पार्टिकल का एक corresponding antiparticle भी होता है। पॉल डायराक सर ने जस्ट इतनी बात की थी, यानी उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने थ्योरेटिकल बेस पर कहा था कि जैसे पार्टिकल होता है इसी तरीके से उसका corresponding antiparticle भी होता है। अब पॉल डायराक सर ने तो जस्ट प्रिडिक्शन की थी, लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंडरसन, उन्होंने क्या किया कि इसको डिस्कवर भी कर लिया। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाई है डिस्कवरी ऑफ एंटीपार्टिकल्स। द पॉजिट्रॉन वाज द फर्स्ट एंटीपार्टिकल टू बी डिस्कवर्ड। इट वाज एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड बाय एंडरसन इन 1932, यानी 1928 में पॉल डायराक सर ने प्रिडिक्ट किया था कि पार्टिकल का एंटीपार्टिकल होता है, लेकिन 1932 में एंडरसन सर ने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि पार्टिकल का एंटीपार्टिकल भी होता है। और सबसे पहला एंटीपार्टिकल जो कि डिस्कवर किया गया था वो है पॉजिट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटीपार्टिकल है। और पॉजिट्रॉन के बारे में आपको बता चुका हूं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन का मास है इतना ही पॉजिट्रॉन का मास है, जितना इलेक्ट्रॉन का साइज है इतना ही पॉजिट्रॉन का साइज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, बट पॉजिट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी वजह से इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं या फिर एंटी इलेक्ट्रॉन भी बाज़ दफा कहते हैं। तो यहां पर लिखा गया है कि एंडरसन सर ने क्लाउड चैम्बर एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको डिस्कवर किया था। दिस मार्क द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ एन एंटीपार्टिकल। तो यहां से मालूम हो गया कि एंटीपार्टिकल भी होता है, यानी जिस तरीके से पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है इसका एंटीपार्टिकल होगा, प्रोटॉन एक पार्टिकल है इसका एंटीपार्टिकल होगा, न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है इसका एंटीपार्टिकल होगा। इसके बाद हम कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आगे चलकर पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि हर पार्टिकल का एंटीपार्टिकल भी है और इसके प्रॉपर प्रूफ्स हैं कि वाकई एंटीपार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। नेचर ऑफ एंटीपार्टिकल, यानी कि एंटीपार्टिकल का नेचर क्या होता है, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन इसका क्या है, एंटीपार्टिकल। तो बेसिकली यहां से एंटीपार्टिकल का नेचर क्या समझ आता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था तो एंटीपार्टिकल पर क्या था, अपोजिट चार्ज था। इसका मतलब कि जो एंटीपार्टिकल है ये अपोजिट चार्ज पोजेस करता है पार्टिकल से। तो इसी तरीके का कुछ हमने यहां पर भी लिखा है, द रेस्ट मास ऑफ एन एंटीपार्टिकल इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ इट्स कोरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल, यानी कि जो पार्टिकल का रेस्ट मास है एंटी पार्टिकल का रेस्ट मास भी वही होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का एक प्रॉपर रेस्ट मास है, तो पॉजिट्रॉन का रेस्ट मास भी इतना ही होगा जितना कि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है। पार्टिकल का रेस्ट मास और एंटी पार्टिकल का रेस्ट मास दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। रेस्ट मास बेसिकली क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का वो मास जो वो रेस्ट की स्टेट में पोजेस कर रहा होता है, यानी जब पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो उस वक्त वो जो मास पोजेस कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट मास, बट इट पोजेसेस ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन एंटी पार्टिकल पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज वो ऑपोजिट होता है पार्टिकल से, यानी अगर पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो एंटी पार्टिकल पर क्या होगा, नेगेटिव, और अगर पार्टिकल पर नेगेटिव है तो एंटी पार्टिकल पर क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि एंटी पार्टिकल पर ऑपोजिट चार्ज होगा पार्टिकल से और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ऑपोजिट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट को हम अच्छे से समझेंगे पार्टिकल फिजिक्स में नेक्स्ट चलकर। अब इसकी एग्जांपल क्या है एंटी पार्टिकल की, जो सबसे मेन एग्जांपल है दैट इज पॉजिट्रॉन, और ये बहुत ही जानी पहचानी एग्जांपल है, इसी वजह से इसको लिखा है द पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम छोटा सा करके माइनस लिखते हैं ना, अब पॉजिट्रॉन भी क्या करते हैं, ई के ऊपर छोटा सा करके प्लस लिख देते हैं। तो ई के ऊपर अगर छोटा सा करके प्लस लिखेंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इट हैज सेम मास एज एन इलेक्ट्रॉन, यानी इसका मास क्या होता है, सेम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन का, बट इट कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इस पे जो चार्ज है इट इज पॉजिटिव। और जो पॉजिट्रॉन पे चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ कूलम। तो अगर पॉजिट्रॉन पे चार्ज की बात करेंगे तो वो भी इतना ही होगा, बस फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है और पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी एंटी पार्टिकल को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जो भी पार्टिकल है ना उसके सिंबल पे अगर बार डाल दी जाए तो वो एंटी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि प्रोटॉन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इस पे बार लगा देंगे तो ये एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन बन जाएगा। इसी तरीके से न्यूट्रिनो को हम पहले लेक्चर्स में किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते रहे, न्यू वाले सिंबल से। तो यहां पर इसके ऊपर क्या डाल देंगे, बार, यानी कि न्यू बार रिप्रेजेंट करेगा एंटी न्यूट्रिनो को।
तो यहां पर ये बात लिखी है, इन जनरल एंटी पार्टिकल्स आर डिनोटेड बाय प्लेसिंग ए बार ओवर द सिंबल। यानी सिंबल के ऊपर बार लगा दें तो वो एंटी पार्टिकल का सिंबल बन जाएगा। जैसे कि प्रोटॉन का सिंबल P है तो इस पे बार लगा देंगे तो एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन बन जाएगा, यानी कि एंटी प्रोटॉन बन जाएगा। और अगर न्यूट्रिनो के सिंबल पर यानी कि न्यू पर बार लगा देंगे तो वो एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल बन जाएगा। अब जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जैसे कि क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन्स हैं, इनके भी प्रॉपर एंटी पार्टिकल्स होते हैं, यानी हर पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल होता है। क्वार्क्स जो हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग एंटी क्वार्क्स होते हैं, लेप्टॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग एंटी लेप्टॉन्स होते हैं। लेप्टॉन्स और क्वार्क्स को आगे चलकर हम पार्टिकल फिजिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये होते क्या है, लेकिन अभी तक आपने इतना याद रखना है कि ये जो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स हैं ये फंडामेंटल या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल पार्टिकल ऐसा पार्टिकल होता है जिसको फर्दर ब्रेक ना किया जा सके, यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल हो जिसके मिलने से बाकी पार्टिकल्स बने या फिर मैटर बने। तो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स को इस वक्त फंडामेंटल पार्टिकल्स समझा जाता है, यानी प्रेजेंट एज में क्वार्क्स और लेप्टॉन्स को ही फंडामेंटल पार्टिकल समझा जाता है। तो यहां पर हेडिंग लगाइए एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड देयर एंटी पार्टिकल्स। क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स आर आइडेंटिफाइड एज फंडामेंटल और एलिमेंट्री पार्टिकल्स अमंग द लार्ज नंबर ऑफ डिस्कवर्ड पार्टिकल्स। देखो जो पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। आगे चलकर पार्टिकल फिजिक्स में आपको भी मालूम होगा कि जो पार्टिकल्स डिस्कवर किए जा चुके हैं ये काफी सारे पार्टिकल्स हैं, कोई 10-12 पार्टिकल्स नहीं है बल्कि बहुत से पार्टिकल्स हैं। उन तमाम डिस्कवर्ड पार्टिकल्स में से क्वार्क्स और लेप्टॉन्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स समझा जाता है। तो यहां पर यही लिखा है, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स आर आइडेंटिफाइड एज फंडामेंटल और एलिमेंट्री पार्टिकल्स अमंग द लार्ज नंबर ऑफ डिस्कवर्ड पार्टिकल्स। ईच ऑफ दीज एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैज ए कोरस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल, यानी हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। आगे चलकर पार्टिकल फिजिक्स में आपको मालूम होगा कि लेप्टॉन की भी एक प्रॉपर फैमिली है, इसी तरीके से क्वार्क्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज, ये सारे के सारे आगे चलकर हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो जितने भी क्वार्क्स हैं उन सब क्वार्क्स के एंटी क्वार्क्स भी हैं, इसी तरीके से लेप्टॉन्स के एंटी लेप्टॉन्स भी हैं। तो यहां तक आपको पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के बारे में कुछ तो नौ हो चुका है कि हर पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। अब हमने ये देखना है कि पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, यानी क्या इनका कोई साइंटिफिक वे है एंटी पार्टिकल को प्रोड्यूस करने का। पहले हमने ये देखना है, उसके बाद हमने ये देखना है कि जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में मिलेंगे तो क्या होगा। देखो एक पार्टिकल है, एक एंटी पार्टिकल है, अगर वो आपस में मिल जाएं तो क्या होगा। इससे बहुत से आगे कंक्लूजन भी निकलते हैं, वो भी आगे चलकर हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम इतना जरूर देखेंगे कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के मिलने से होता क्या है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्रिएट कैसे होते हैं। तो वो फिनोमेनन जिसमें पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल दोनों इकट्ठे क्रिएट होते हैं उस फिनोमेना को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, यानी पेयर की फॉर्म में ये बनते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टिकल बन जाए एंटी पार्टिकल ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी बनेंगे पेयर की फॉर्म में बनेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बनेगा तो लाजमी तौर पर साथ पॉजिट्रॉन बनेगा, अगर प्रोटॉन बनेगा तो लाजमी तौर पर साथ एंटी प्रोटॉन बनेगा, यानी कि हमेशा ये पार्टिकल्स पेयर में प्रोड्यूस होते हैं। इसी वजह से आर्टिकल का नाम रखा है पेयर प्रोडक्शन, यानी पेयर प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो साथ में पॉजिट्रॉन भी होगा। तो यहां पर सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए पेयर प्रोडक्शन की। पेयर प्रोडक्शन अकर्स व्हेन ए गामा रे यानी कि हाई एनर्जी फोटॉन passes near an atomic nucleus, as a result an electron positron pair is produced। ये बहुत ही डीप डेफिनेशन है, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो पहले तो हमें ये समझना है कि हाई एनर्जी फोटॉन का क्या मतलब है या फिर गैमा रे का क्या मतलब है। आपको मालूम है कि लाइट की डुअल नेचर है, लाइट पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव कर सकती है और लाइट वेव के तौर पर भी बिहेव कर सकती है। इसको आगे चलकर हम सेकंड ईयर में मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे। देखो आपने ऑलरेडी लाइट के बारे में कुछ पढ़ रखा है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, डाइफ्रैक्ट हो सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है। तो ये जितने भी फिनोमेना है ना, इनसे हमें मालूम होता है कि लाइट वेव नेचर रखती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ये बेसिकली वेव से रिलेटेड फिनोमेना है। तो ये वाले फिनोमेना क्योंकि लाइट के केस में अक्कर होते हैं तो इनसे हमें मालूम होता है कि लाइट वेव है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में हमें मालूम होता है कि लाइट पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती है। तो याद रखिए लाइट का डुअल नेचर है, लाइट एज ए वेव भी बिहेव कर सकती है और एज ए पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है। तो लाइट के जो पार्टिकल्स है ना उनको हम कहते हैं फोटॉन्स। अब यहां पर हमने हाई एनर्जी क्यों लिखा है, क्योंकि अगर एनर्जी लो हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अक्कर हो जाता है, अगर थोड़ी सी हाई हो तो कॉम्पटन हो जाता है, अगर बहुत हाई हो तो उस केस में फिर पेयर प्रोडक्शन अक्कर होता है। तो हमने पढ़ना है पेयर प्रोडक्शन।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इनको आगे चलकर हम सेकंड ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है मॉडर्न फिजिक्स के। लेकिन यहां पर हमने पेयर प्रोडक्शन के बारे में देखना है। तो आपने याद रखना है कि लाइट पार्टिकल्स के तौर पर बिहेव कर सकती है, तो उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। यहां पर हमने कौन सा फोटॉन लिया है? हाई एनर्जी फोटॉन लिया है। तो हाई एनर्जी फोटॉन को हम गैमा रे भी कहते हैं, इसी वजह से गैमा रे लिखकर ब्रैकेट में लिखा है हाई एनर्जी फोटॉन। तो पेयर प्रोडक्शन कैसे अक्कर होता है? यहां पर मैं एक डायग्राम ड्रा करने लगा हूं, ये वाली नीट डायग्राम है, इसको अपने नोट्स में भी ड्रा करना है। कंसीडर कर लीजिए कि यहां पर एक न्यूक्लियस है। क्या है? यहां पर एक न्यूक्लियस है और एक गैमा रे फोटॉन आता है कुछ इस तरीके से। एक गैमा रे फोटॉन आता है कुछ इस तरीके से और न्यूक्लियस के पास से गुजरता है। जैसे ही ये गैमा रे फोटॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस होता है। किस तरीके से? यानी कि ये जो गैमा रे फोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिट्रॉन इधर भाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएगा, कुछ इस तरीके से। पॉजिट्रॉन किधर चला जाएगा? इधर। और पॉजिट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई पॉजिटिव से। और इलेक्ट्रॉन को कैसे करते हैं? ई नेगेटिव से। कुछ इस तरीके से यहां पर। और यहां पर जिस लाइन में ये गैमा रे फोटॉन आ रहा था उस लाइन के साथ ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो पाथ है वो कुछ एंगल भी ड्रा करेगा। यहां पर लेट से थीटा एंगल ड्रा होता है, यहां पर भी लेट से थीटा एंगल ड्रा होता है। यहां पर बेसिकली जैसे ही ये गैमा रे फोटॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरता है, जैसे ही गुजरता है वहीं पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बेसिकली क्रिएट हो जाता है और फिर वो काइनेटिक एनर्जी उनके पास कुछ होती है, इसकी वजह से वो आगे भाग जाते हैं। तो यहां पर ये थीटा एंगल बना रहा है, यहां पर ये भी क्या बना रहा है? थीटा एंगल। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ एनर्जी है और इस पॉजिट्रॉन के पास भी कुछ एनर्जी है, क्योंकि देखो इस गैमा रे फोटॉन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो वो एनर्जी बेसिकली किधर जाएगी? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को क्रिएट करने में यूज हो जाएगी। देखो अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है? ये पार्टिकल्स हैं और गैमा रे के पास बेसिकली क्या है? एनर्जी है। तो यहां पर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? पार्टिकल्स में, यानी एनर्जी मैस में, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन, ये बेस्ट एग्जांपल है E = mc² की। आइंस्टाइन सर ने क्या कहा था कि एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां पर ये एनर्जी थी, मैस में कन्वर्ट हो गई, कुछ मैस में कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, और बाकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो जाएगी। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर भाग के जा रहा है तो इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ये पॉजिट्रॉन जब यहां पर जा रहा है तो इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां पर इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं, इसको भी क्या लिख देता हूं? काइनेटिक एनर्जी। यहां पर ये क्या था? इंसिडेंट फोटॉन, तो इसको लिख देते हैं इंसिडेंट फोटॉन। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये गैमा रे फोटॉन न्यूक्लियस के साथ टच भी करता है? क्या उसके साथ जाके कोलाइड करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो गैमा रे फोटॉन है ये न्यूक्लियस के साथ फिजिकली इंटरेक्ट नहीं करता। इसलिए यहां पर ये मैंने जो डायग्राम ड्रा किया इसमें ये शो किया है कि गैमा रे फोटॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरता है। अब यहां पर जब न्यूक्लियस के साथ ये इंटरेक्ट नहीं करता तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि न्यूक्लियस की जरूरत क्या है। तो इन सब क्वेश्चंस को हम वन बाय वन जरा इसमें आंसर करते हैं, आपको एकदम ये आर्टिकल जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से कंजर्वेशन लॉज होल्ड करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, न्यूक्लियस का क्या रोल है, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस डायग्राम को यूज करते हुए जरा थोड़े से कंजर्वेशन लॉज डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर अभी मैं जितना भी वर्क करूंगा ये सारे का सारा रफ वर्क होगा जस्ट आपको समझाने के लिए। तो कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज हैं जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम ज्यादातर स्टडी करते हैं? सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो गैमा रे है बेसिकली ये न्यूट्रल होती है, तो इसका मतलब कि ये जो प्रोसेस है इसमें इनिशियली चार्ज कितना है? 0 है। फाइनली क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? नेगेटिव। यानी कि यहां पर अगर इस पे +1 चार्ज है और इस पे -1 चार्ज है तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब 0 = 0। यहां पर चार्ज तो बहुत ही आसानी से और जबरदस्त तरीके से कंजर्व रह रहा है। अब हमने देखना है कि यहां पर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा। यहां पर बेसिकली हुआ क्या है, जैसे ये गैमा रे फोटॉन न्यूक्लियस के करीब से गुजरा
तो ये गैमा रे फोटॉन फौरन ही इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर ये जो न्यूक्लियस है ना, बेसिकली इसमें से ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन नहीं निकलते। अब कुछ स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि शायद गैमा रे फोटॉन ने आकर न्यूक्लियस के साथ कोलाइड किया तो न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन निकले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट इज रॉन्ग कंसेप्ट। जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो ये है कि ये जो इंसिडेंट फोटॉन है, जैसे ही ये न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा, यानी जैसे ही न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर फिर ये न्यूक्लियस चाहिए क्यों? देखो, क्योंकि जाहिरी तौर पर तो इस न्यूक्लियस का कोई हमें रोल नहीं लग रहा, ये सीधा सीधा गैमा रे फोटॉन इसमें कन्वर्ट होगा। फिर न्यूक्लियस यहां पे कर क्या रहा है? न्यूक्लियस बेसिकली यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड करवा रहा है। अगर हम यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो किस तरीके से लगेगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां पर लिख लेते हैं पहले, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो, ये जो गैमा रे फोटॉन है इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा ऑब्वियसली। यहां पर इसका जो मोमेंटम है मैं उसको पी गैमा से रिप्रेजेंट कर देता हूं, यानी कि इसका मोमेंटम कितना है, पी गैमा है। अब इनिशियली ये वाला न्यूक्लियस रेस्ट पर है, क्योंकि देखो अभी गैमा रे फोटॉन इसके पास से लेट से गुजरा नहीं है, तो ये किधर है, रेस्ट पर है। यानी कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा इस न्यूक्लियस का वो कितना होगा, 0 होगा। अब फाइनल की बात करते हैं। फाइनल में होगा क्या कि जैसे ही ये गैमा रे फोटॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा, एक इलेक्ट्रॉन बन गया, एक पॉजिट्रॉन बन गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है उसको मैं कह देता हूं Pe नेगेटिव प्लस यहां पर ये जो पॉजिट्रॉन है इसका मोमेंटम कितना होगा, Pe पॉजिटिव। लेकिन अब यहां पर एक इश्यू है कि ये जो इनिशियल मोमेंटम है ना फोटॉन का, ये इसके इक्वल नहीं आता। यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड नहीं करता अगर हम सिंपली इस केस की बात करें तो। अब यहां पर एक्चुअली होता इस तरीके से है कि जो गैमा रे फोटॉन है इसका मोमेंटम ज्यादा होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकले हैं अगर इनका मोमेंटम ऐड कर दिया जाए तो वो कम आता है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो ये कहता है कि मोमेंटम पहले वाला बाद वाला दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहां पर भी सेम रहना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वायोलेट नहीं होना चाहिए, यहां पर इक्वल का साइन आना चाहिए। अब यहां पर बेसिकली ये जो गैमा रे फोटॉन का एक्स्ट्रा मोमेंटम है ना, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मोमेंटम के अलावा, वो ये वाला न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से यहां पर इस न्यूक्लियस को शो किया है। इस न्यूक्लियस के बगैर यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड नहीं करता और ना ही पेयर प्रोडक्शन यहां पर अक्कर हो सकता है, क्योंकि जब तक मोमेंटम नहीं कंजर्व रहेगा पेयर प्रोडक्शन कैसे अक्कर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहां पर पेयर प्रोडक्शन को अक्कर करवाने के लिए ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पर ये जो एक्स्ट्रा मोमेंटम है ये इस न्यूक्लियस में अब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ये गैमा रे फोटॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो न्यूक्लियस रिकॉइल करता है। रिकॉइल का क्या मतलब, ये आगे तरफ जा रहा है वो थोड़ा सा इस तरफ आएगा, यानी कि मामूली सा रिकॉइल करेगा। जब ये न्यूक्लियस रिकॉइल करेगा तो इस केस में न्यूक्लियस का भी कुछ ना कुछ मोमेंटम हो जाएगा। यानी कि स्टार्ट में तो न्यूक्लियस को मोमेंटम नहीं था क्योंकि न्यूक्लियस रेस्ट पर था, लेकिन जैसे ही गैमा रे फोटॉन उसके पास से गुजरा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर में चेंज हो गया, लेकिन उसके साथ जो बाकी मोमेंटम था वो न्यूक्लियस ने अब्जॉर्ब कर लिया और न्यूक्लियस रिकॉइल हुआ। तो ये जो रिकॉइल वाला मोमेंटम है इसको मैं Pn कह देता हूं। तो यहां पर इक्वेशन को इस तरीके से बन जाएगी, सिंपली P गैमा इज इक्वल टू Pe माइनस प्लस Pe प्लस प्लस Pn। तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से बनता है, यानी कि जो बाकी का मोमेंटम है वो ये न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर लेता है, ये रिकॉइल करता है तो बाकी का मोमेंटम उधर चला जाता है। तो यहां से फिर समझ में आता है कि दिस न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये न्यूक्लियस नहीं होगा तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड नहीं करेगा। जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड नहीं करेगा तो पेयर प्रोडक्शन अक्कर ही नहीं होगा। इसका मतलब कि विदाउट न्यूक्लियस पेयर प्रोडक्शन अक्कर नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो पॉजिट्रॉन ना हो, क्योंकि अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर चार्ज नहीं कंजर्व रहेगा। चार्ज को कंजर्व रखने के लिए जरूरी है कि यहां पर पेयर प्रोड्यूस हो, और इसके साथ साथ मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जरूरी है कि यहां पर ये वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। जब तक ये न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा पेयर प्रोडक्शन नहीं अक्कर होगा। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर एमिट हुआ है, तो अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी की बात की जाए तो हम कहां से निकाल सकते हैं, E नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर से। E नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर से,
यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मिट हो रहे हैं और हमने ये कहा था कि इन दोनों का रेस्ट मास कितना होगा, बराबर होगा पार्टिकल एंटी पार्टिकल का। तो इसका मतलब कि जितनी इसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी इतनी ही इसकी भी रेस्ट मास एनर्जी होगी। दोनों की मिलाकर मैं लिख सकता हूं 2m0c²। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये आती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर अगर m0 की जगह पर रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया जाए, दैट इज 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻31 और c की वैल्यू पुट की जाए 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8 और उसका स्क्वायर लिया जाए, तो हमारे पास आंसर आता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है मिलाकर वो कितनी बनती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कि जो गामा रे फोटॉन है इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के रेस्ट मास एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर गामा रे फोटॉन की एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर से कम होगी तो उस केस में पेयर प्रोडक्शन तो होनी ही नहीं है। रेस्ट मास एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी तो उसी केस में यहां पर क्या होगा कि पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस होगा। अब यहां पर जब गामा रे फोटॉन की एनर्जी ज्यादा होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो क्वेश्चन ये आता है कि वो जो बाकी एनर्जी बचेगी वो किधर जाएगी, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में आ जाएगी। यानी वो एनर्जी एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन अपीयर हो जाएगी। यानी कि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तीनों अच्छे तरीके से होल्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी बुक में लिखा गया है पेयर प्रोडक्शन अकर्स व्हेन ए गामा रे यानी कि हाई एनर्जी फोटॉन पासेस नियर एन एटॉमिक न्यूक्लियस, जब वो एक एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ से पास करता है। ये नहीं लिखा गया कि वो उसके साथ कोलाइड करता है, बल्कि क्या करता है, नियर एन एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी एटॉमिक न्यूक्लियस के नियर से पास करता है। एज ए रिजल्ट एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज प्रोड्यूस, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ये गामा रे फोटॉन इस न्यूक्लियस के साथ फिजिकली टच नहीं करेगा, यानी कि फिजिकली इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो इस केस में ये न्यूक्लियस रिकॉइल कैसे करेगा? क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं कि जब तक ये न्यूक्लियस रिकॉइल नहीं करेगा उस वक्त तक मोमेंटम कंजर्व नहीं रह सकता, यानी कि यहां पर न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना लाजमी है। तो यहां पर बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन होती है इस न्यूक्लियस की स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये वाला जो गामा रे फोटॉन है ये डिस्टार्ट होता है और वहां पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए रोल ऑफ द न्यूक्लियस। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां पर न्यूक्लियस की प्रेजेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि मोमेंटम को हमने कंजर्व करना है। तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए यहां पर थर्ड पार्टिकल यानी कि न्यूक्लियस का होना जरूरी है। द प्रेजेंस ऑफ ए थर्ड पार्टिकल सच एज न्यूक्लियस इज नेसेसरी टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम, यानी जब तक ये न्यूक्लियस नहीं होगा यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड नहीं करेगा, तो यहां पर न्यूक्लियस का होना जरूरी है। नेक्स्ट यहां पर हेडिंग लगाई है एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर पेयर प्रोडक्शन, यानी पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर की जो रेस्ट मास एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी और पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी, इन दोनों की रेस्ट मास एनर्जी को अगर ऐड किया जाए तो जो आंसर आता है दैट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये जो गामा रे फोटॉन है इसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, उसी केस में पेयर प्रोडक्शन अक्कर हो सकता है। तो यहां पर हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन required for pair production must be equal to the sum of rest mass energies of the created particles, यानी जो पार्टिकल्स क्रिएट हुए हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उनकी रेस्ट मास एनर्जी के सम से ज्यादा होनी चाहिए, यानी मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, उसी केस में पेयर प्रोडक्शन अक्कर होगा। द टोटल रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज कितनी हो जाएगी, 2m0c² इज इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलरेडी मैं आपको यहां पर ये बता भी चुका हूं कि किस तरीके से आती है। This value has been confirmed experimentally, इस वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली भी कंफर्म किया गया है। A gamma ray photon with energy less than 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन नॉट कॉज पेयर प्रोडक्शन, यानी अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी होगी गामा रे फोटॉन की तो उस केस में पेयर प्रोडक्शन अक्कर नहीं हो सकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर नहीं मिलेगा। A photon with energy greater than 1.02 mega electron volt produces an electron positron pair, यानी अगर उसकी एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो उस केस में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस होगा। और फिर जो एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी वो किधर जाएगी,
वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी पार्टिकल्स की। यानी कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर को प्रोड्यूस करने की। जो इससे ऊपर एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स में चली जाएगी, यानी कि वो वाली काइनेटिक एनर्जी लेते हुए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मूव कर जाएंगे। एंड द रिमेनिंग एनर्जी अपीयर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि जो बाकी की एनर्जी होगी 1.02 से ऊपर वाली वो किधर चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स में। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एंड लगाई कंजर्वेशन लॉज, कि यहाँ पर कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज होल्ड करते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होल्ड करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होल्ड करता है, उसको होल्ड करवाने के लिए न्यूक्लियस लेकर आना पड़ता है, और इसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होल्ड करता है, क्योंकि 1.02 तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो उससे ऊपर होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बन जाएगी। यानी कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है। तो यही बात लिखी है, द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन सेटिस्फाइज द फॉलोइंग लॉज। कौन कौन से करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, conservation of momentum and conservation of energy. It can occur for any particle and its corresponding antiparticle. यानी जिस तरीके से अभी हमने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के लिए पढ़ा है कि इनका पेयर प्रोड्यूस होता है, इसी तरीके से प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन का पेयर प्रोड्यूस हो सकता है। यानी यहां पर पेयर प्रोडक्शन में किसी भी पार्टिकल और उसके एंटी पार्टिकल का पेयर प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि हमेशा पेयर ही प्रोड्यूस होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि जस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस हो या फिर जस्ट एंटी पार्टिकल हो। अगर ऐसा होगा तो उस केस में चार्ज कंजर्व नहीं रहता, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करेगा, तो इस केस में पेयर की फॉर्म में हमेशा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, यानी पार्टिकल उसके साथ एंटी पार्टिकल, और इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, पेयर प्रोडक्शन कहेंगे। अब आपकी बुक में पेज नंबर 258 पर साइड बॉक्स में एक डू यू नो दिया गया है। इस डू यू नो में पेयर प्रोडक्शन की कंडीशन लिखी गई है। कंडीशन तो मैं आपको बता ही चुका हूं, क्या कंडीशन है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए, उसके बगैर मोमेंटम कंजर्व नहीं रह सकता। जब मोमेंटम नहीं कंजर्व रहेगा तो पेयर प्रोडक्शन अक्कर नहीं होगा, यानी कि यहां पर थर्ड पार्टिकल न्यूक्लियस का होना जरूरी है। अगर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा तो वहां पर फिर पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो इसी बात को साइड बॉक्स में लिखा गया है, पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम, यानी फ्री स्पेस में या वैक्यूम में ये अक्कर नहीं हो सकता। इट कैन हैपन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट लाइक एन एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी पेयर प्रोडक्शन के लिए जरूरी है कि कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, जैसे कि एटॉमिक न्यूक्लियस, व्हिच कैन एक्सपीरियंस सम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कुलियन प्रोसेस टू कंजर्व एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी एनर्जी और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली कंजर्व करने के लिए जरूरी है कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जो कि कुलियन के दौरान रिकॉइल एक्सपीरियंस करे। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स के ज़हन में आता है कि सर आपने तो बताया कि फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगी, तो फिर कुलियन का वर्ड किधर से आ गया। देखो, कुलियन का ये मतलब नहीं है कि टू बॉडीज फिजिकली इंटरेक्ट करें। कुलियन का मतलब यह है कि टू बॉडीज आपस में इतनी करीब आए कि उनके दरमियान मोमेंटम एक्सचेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि इन टू बॉडीज ने कोलाइड किया है। ये ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में बता चुका हूं, जब मैंने आपको कुलियन वाले आर्टिकल्स पढ़ाए थे। कुलियन का मतलब यह है कि टू ऑब्जेक्ट्स आपस में इतने करीब आए कि वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करें, पहला दूसरे पर करे, दूसरा पहले पर करे, और उनके दरमियान मोमेंटम का कुछ एक्सचेंज हो, तो वहां पर हम कहते हैं कि यहाँ पे कुलियन हुई है। सिमिलरली यहां पर भी ये जो गैमा रे फोटॉन था ये न्यूक्लियस के करीब से गुजरा। जैसे ही ये गैमा रे फोटॉन न्यूक्लियस के करीब से गुजरा तो यहां पर क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन हुई, क्योंकि मोमेंटम कुछ न्यूक्लियस ने ऑब्जर्व किया। जब मोमेंटम का एक्सचेंज हुआ है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कुलियन हुई है, बट फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हुई, क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन हुई है। तो यहां तक आपको क्या समझ में आया कि पेयर प्रोडक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक गैमा रे फोटॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरता है और फिर वो किस में चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में। और इस प्रोसेस में चार्ज भी कंजर्व रहता है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और एनर्जी भी कंजर्व रहती है। अगर आपको ये तीनों कंजर्वेशन लॉज समझ में आ चुके हैं ना, कि किस तरीके से चार्ज कंजर्व रहा है, किस तरीके से मोमेंटम कंजर्व रहा है और फिर किस तरीके से एनर्जी कंजर्व रही है, तो ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा आसान है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मैटर में कन्वर्ट हुई। तो आइंस्टाइन सर ने यही कहा था ना कि एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हमने पढ़ना है कि अगर एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल दोनों एक दूसरे के करीब आए, इंटरेक्ट करें, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एनाहिलेशन होगा। तो इसी एनाहिलेशन को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एनाहिलेशन ऑफ मैटर। इसकी डेफिनेशन जस्ट इतनी सी है, एनाहिलेशन ऑफ मैटर इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एक गैमा रे फोटॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस हो जाता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो उस केस में 2 गैमा रे फोटॉन्स निकलते हैं, यानी 2 गैमा रेज एमिट होती हैं। इट्स मीन इट इज द एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ
पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में एक गैमा रे फोटॉन आता था, न्यूक्लियस के पास से गुजरता था और पेयर प्रोड्यूस होता था। इस केस में पेयर इंटरेक्ट करेगा और गैमा रेज प्रोड्यूस होगी। यानी इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आएंगे और वो एनर्जी में एनाहिलेट हो जाएंगे। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस तरफ आ रहा है और यहां पर एक पॉजिट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन किधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। यहां पर आके ये दोनों क्या हुए, इंटरेक्ट हुए। यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, पॉजिट्रॉन किधर जा रहा है, इधर आ रहा है। और यहां पर क्या होगा, 2 गैमा रेज एमिट होंगी। यानी कि इस तरीके से गैमा रे फोटॉन यहां से जाएगा इस डायरेक्शन में और फिर इसी तरीके से इस डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। यहां पर भी गैमा रे एमिट हुई है कुछ इस डायरेक्शन में और फिर इस डायरेक्शन में भी गैमा रे एमिट हुई है। अब यहां पर भी पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद देख लेंगे कि बुक में क्या लिखा गया है। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, लेट्स से -1, इस पे +1, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि बिफोर एनाइलेशन जो चार्ज है दैट इज 0। आफ्टर एनाइलेशन कितना हो जाएगा, गैमा रे क्योंकि न्यूट्रल होती है तो गैमा रे फोटॉन का चार्ज यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 0 + 0 0, तो इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0। इसका मतलब कि यहाँ पर चार्ज कंजर्व रह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पॉजिट्रॉन का मोमेंटम दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, लेट्स से अगर इसका mv है तो इसका कितना हो जाएगा, -mv, mv माइनस mv कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पर आ जाइए, आफ्टर एनाइलेशन एक गैमा रे फोटॉन इधर जा रहा है, एक गैमा रे फोटॉन इधर जा रहा है। इस वाले गैमा रे फोटॉन का मोमेंटम और इस वाले गैमा रे फोटॉन का मोमेंटम दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब कि ये और ये जब दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट है तो ये भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इनका वेक्टर सम 0 हो जाएगा। यानी कि यहां पर p गैमा प्लस इंटू माइनस p गैमा इज इक्वल टू 0। देखो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है, तो जब अपोजिट का लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ये दोनों क्योंकि वेक्टर्स है, मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन को साथ ले रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या है, 0, इनिशियल मोमेंटम भी क्या है, 0। इसका मतलब कि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट है एनर्जी। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी रेस्ट मास एनर्जी हम कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, E = mc² से। वहां पर क्या लिखेंगे, E0 = m0c²। थोड़ा सा यहां पर रफ वर्क कर लेते हैं, E0 = m0c²। यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू पुट करें और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इतनी होगी, इसकी भी एनर्जी इतनी ही होगी। यानी कि इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर जब ये गैमा रे फोटॉन्स एमिट होते हैं तो उस केस में क्या होता है, इस गैमा रे फोटॉन के पास भी इतनी एनर्जी होती है, इसके पास भी इतनी होती है, और इस गैमा रे फोटॉन के पास एनर्जी कितनी होती है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी आपस में इक्वल आ रही है। इसका मतलब कि यहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड कर रहा है। अब देखते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा गया है। ये वाली प्रॉपर नीट डायग्राम है जो कि आपने नोट्स में नोट करनी है। डेफिनेशन तो जनरल है, ये मैंने आपको बता दी है कि एनाइहिलेशन ऑफ मैटर इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। या फिर अगर सेपरेटली डेफिनेशन पूछी जाए एनाइहिलेशन ऑफ मैटर की तो वहां पर अपने ऐसे लिख देना है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कम क्लोज टू ईच अदर दे एनाइहिलेट इनटू एनर्जी, दिस इज नोन एज एनाइहिलेशन ऑफ मैटर। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एनाइहिलेट हो जाते हैं, किसमें, एनर्जी में, यानी कि वो गैमा रेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर इसी को कहते हैं एनाइहिलेशन ऑफ मैटर। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनाइहिलेशन कैसे हो रही है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इंटरेक्ट विद ईच अदर। देखो इलेक्ट्रॉन इधर से आया, पॉजिट्रॉन इधर से आया, दोनों ने आपस में इंटरेक्ट किया तो एक गैमा रे फोटॉन इधर, एक गैमा रे फोटॉन इधर। तो यहां पर इसी बात को लिखा है, दे एनाइहिलेट इनटू 2 गैमा रे फोटॉन्स, यानी यहां पर 2 गैमा रे फोटॉन्स निकलेंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक ही गैमा रे फोटॉन निकलता तो क्या था, यानी कि 2 गैमा रे फोटॉन निकलने की क्या जरूरत थी, एक ही निकल आता बड़ा सा, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन अगर ऐसा होता तो उस केस में फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहना था।
तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जरूरी है कि यहां पर 2 गैमा रे फोटॉन्स निकले, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। यानी कि जिस तरीके से पेयर प्रोडक्शन में पेयर ही प्रोड्यूस होता है, एक पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं होता, इसी तरीके से एनाइहिलेशन ऑफ मैटर में गैमा रे फोटॉन्स भी 2 ही प्रोड्यूस होते हैं, एक नहीं होता। ये मेन क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है। कैन पेयर प्रोडक्शन अक्कर्स इन वैक्यूम? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वैक्यूम में कर नहीं हो सकता, न्यूक्लियस चाहिए। न्यूक्लियस क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पर मोमेंटम को कंजर्व करवाना है। और यहां पर भी क्वेश्चन ये आ जाता है, कैन इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर एनाइहिलेट इनटू अ सिंगल गैमा रे फोटॉन? तो आंसर है नो, इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर कैन नॉट एनाइहिलेट इनटू सिंगल गैमा रे फोटॉन, यानी हमेशा 2 गैमा रे फोटॉन से निकलेंगे मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। अब यहां पर इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे? देखो इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन 2 थे, तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन प्लस पोजिट्रॉन विल गिव अस, यानी कि एनर्जी में एनाइहिलेट हो रहे हैं गैमा प्लस गैमा, तो क्या लिख देंगे? गैमा प्लस गैमा। ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला पोजिट्रॉन विल गिव अस गैमा प्लस गैमा। इसका मतलब कि मैटर और एंटी मैटर या फिर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कभी भी को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी जैसे ही करीब आएंगे तो एनाइहिलेट हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कैन मैटर एंड एंटी मैटर को एग्जिस्ट? तो आंसर है नो, मैटर एंड एंटी मैटर कैन नॉट को एग्जिस्ट। व्हेनेवर ए पार्टिकल एंड एन एंटी पार्टिकल कम क्लोज टू ईच अदर दे एनाइहिलेट इनटू एनर्जी, यानी कि जब भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो एनर्जी में एनाइहिलेट हो जाएंगे, यानी कि वहां पर गैमा रेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाई है एनर्जी ऑफ गैमा रेज। तो गैमा रेज की एनर्जी कितनी होगी? अभी मैं आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी है? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे निकालेंगे? m0 c² से m0 की जगह पे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, c की जगह पर स्पीड ऑफ लाइट, फिर वो आंसर जूल में आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके मेगा में एक्सप्रेस कर लेंगे, तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो यहां पर ये जो एक गैमा रे फोटॉन है इसकी एनर्जी भी कितनी है? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपकी बुक में भी ये लिखा गया है, ईच गैमा रे फोटॉन हैज एन एनर्जी ऑफ 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हिच इज इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और ए पॉजिट्रॉन, यानी कि ये रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के इक्वल है। उसको कैसे फाइंड करते हैं? E इज इक्वल टू m0 c²। अब यहां पर आप इसमें m0 की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हैं। तो यहां पर थोड़ी सी वैल्यूज पुट कर भी लेते हैं। m0 किसके इक्वल है? 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻³ किलोग्राम हो जाएगा, कमा c की वैल्यू कितनी है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही वैल्यू है। तो यहां पर क्या करेंगे? E इज इक्वल टू m0 की जगह पे m0 की वैल्यू पुट करेंगे 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻31 किलोग्राम। नेक्स्ट c² है, तो c की वैल्यू पुट कीजिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड और इसके ऊपर स्क्वायर इसी तरीके से। दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻31 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय, इसका स्क्वायर करें तो क्या बन जाएगा? 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻16 मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2, क्योंकि यूनिट का भी साथ साथ स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 और 10⁸ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10⁻16। अगर आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आंसर आता है 8.19 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻14 और साथ में जूल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज इक्वल टू 8.19 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय, यहां पर लिखेंगे 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 और यूनिट क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से फिर दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू, अगर इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आंसर निकल कर आता है 511,875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब अगर आप इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो यहां पर आपको 10⁻6 लेकर आना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 5 6 यानी 0.511 आगे से चलता जाएगा 0.511,875 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देंगे, क्योंकि देखो 10⁻6 किसके इक्वल होता है? मेगा के इक्वल होता है। अगर यहां से आप राउंड ऑफ करके लिखें तो ऑलमोस्ट दिस इज नियरली इक्वल टू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपकी बुक में यही लिखा गया है, each gamma ray photon has an energy of 0.51 mega electron volt which is equal to the rest mass energy of electron or a positron, यानी कि इलेक्ट्रॉन या पोजिट्रॉन की अगर आप रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी और वो इसी तरीके से आएगी। तो यहां पर
जो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन है वो कितनी हो जाएगी 1.02। अगर इसमें आप यही प्लस करें 0.51 प्लस 0.51 कितना हो जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी हो गई बिफोर एनाहिलेशन। आफ्टर एनाहिलेशन एक गामा रे फोटॉन की एनर्जी भी ये है, दूसरे की भी ये है, तो आफ्टर एनाहिलेशन 0.51 प्लस 0.51 अगेन से 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब कि बिफोर एनाहिलेशन और आफ्टर एनाहिलेशन एनर्जी कंजर्व रह रही है। तो यहां पर हमने यही बात करनी थी कि एनर्जी कंजर्व रहती है, इसको आपने प्रॉपरली नोट्स में नोट करना है। नेक्स्ट हेडिंग लगाई है कंजर्वेशन लॉस इन एनाहिलेशन। तो आपने देख लिया कि यहां पर चार्ज भी कंजर्व रह रहा था, एनर्जी भी कंजर्व रह रही थी और मोमेंटम भी कंजर्व रह रहा था। तो आपकी बुक में लिखा गया ड्यूरिंग एनाहिलेशन एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। अदर एनाहिलेशन रिएक्शंस, जिस तरीके से अभी हमने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की एनाहिलेशन पढ़ी है, इसी तरीके से प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन की भी हो सकती है, बाकी पार्टिकल्स की हो सकती है, लेप्टॉन एंटी लेप्टॉन, क्वार्क एंटी क्वार्क। यानी कि जब प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन करीब आएंगे तब भी यही वाला प्रोसेस होगा, एनाहिलेट हो जाएंगे एनर्जी में। और जब लेप्टॉन और एंटी लेप्टॉन एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये भी एनर्जी में एनाहिलेट हो जाएंगे। और जब क्वार्क और एंटी क्वार्क एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये भी एनर्जी में एनाहिलेट हो जाएंगे। यहां से फिर प्रूव ये होता है कि कभी भी मैटर और एंटी मैटर को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो एनाहिलेट हो जाएंगे, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि मैटर एंटी मैटर दोनों खत्म हो जाएंगे, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज नोन एज एनाहिलेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, यानी पेयर प्रोड्यूस कैसे होगा। अगर पार्टिकल एंटी पार्टिकल का पेयर प्रोड्यूस करना है तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, न्यूक्लियस, यानी कि जब एक गामा रे फोटॉन एक न्यूक्लियस के करीब से पास करेगा तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस होगा। और फिर जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आएंगे तो एनाहिलेट हो जाएंगे, किसमें, एनर्जी में, यानी कि गामा रे फोटॉन्स में। लास्ट में आपकी बुक में लिखा गया है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फ्रॉम पार्टिकल एक्सेलेरेटर्स, यानी पार्टिकल एक्सेलेरेटर से इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है कि ये जो पेयर प्रोडक्शन है ये अक्कर हो सकता है। तो यहां पर हमने उसी के बारे में पढ़ना है। ए पार्टिकल एक्सेलेरेटर नेम्ड द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। अब यहां पर हेड्रॉन जो है ना, ये बेसिकली पार्टिकल्स की एक पूरी फैमिली है जिसमें प्रोटॉन्स आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। इनको हम आगे चलकर पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। यानी इसमें हेड्रॉन्स को क्या किया जाता है, एक्सेलरेट करवाया जाता है। एक्सेलरेटर में बेसिकली क्या होता है, जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है ना, वो पार्टिकल्स को एक स्पीड प्रोवाइड करता है, बहुत ही हाई स्पीड, नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट एक्सेलरेट करवाता है। यानी पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाता है नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो वो जो डिवाइस एक्सेलरेट करवाती है ना उनको, दैट इज नोन एज पार्टिकल एक्सेलरेटर। यहां पर हम एक पार्टिकुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर की बात कर रहे हैं, दैट इज LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। और ये कहां पर प्रेजेंट है, सन में प्रेजेंट है, यानी कि यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो इस लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में बेसिकली क्या ऑब्जर्व किया गया है कि जब पार्टिकल्स को एक्सट्रीमली हाई स्पीड पर कोलाइड करवाया जाता है, यानी कि पार्टिकल्स को पहले एक्सेलरेटर में नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट एक्सेलरेट करवाया जाता है, तो उसके बाद कोलाइड करवाया जाता है। कोलाइड करवाने से क्या बनता है, ए पोर्शन ऑफ देयर मैस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी उनके मैस का जो कुछ पोर्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू mc², मैस एनर्जी में, एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब उनको हाई स्पीड पर एक्सेलरेट करवा के कोलाइड करवाया जाता है तो उनका जो मैस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी का जो मैस है वो न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स की फॉर्म में अपीयर हो जाता है, यानी नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स बन जाते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स के ज़हन में क्वेश्चन आता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेसिकली आते कहां से हैं। तो यही मेन रीजन है सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरीके से डिस्कवर होते हैं। यानी कि जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं उनमें पार्टिकल्स को हाई स्पीड पर एक्सेलरेट करवाया जाता है नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट। पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवा के उनको कोलाइड करवाया जाता है। जब इतनी हाई स्पीड पर एक्सेलरेट करवा के उनको कोलाइड करवाया जाता है तो उस केस में पार्टिकल्स का कुछ मैस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाता है आइंस्टाइन सर की इक्वेशन के मुताबिक। यानी उसी इक्वेशन की अकॉर्डिंग में ये जो कुछ मैस है पार्टिकल्स का जिन्होंने हाई स्पीड के साथ कोलाइड किया है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, और बाकी जो मैस है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की फॉर्म में अपीयर हो जाता है। तो इस तरीके से न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर होते हैं। अब चलते हैं जो आपकी बुक में फॉर योर इन्फॉर्मेशन लिखे गए हैं। इस आर्टिकल के स्टार्ट में एक फॉर योर इन्फॉर्मेशन लिखा गया जिसमें पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का जिक्र किया गया। पार्टिकल एक्सेलरेटर बेसिकली क्या होता है, ये एक बहुत ही बड़ी ह्यूज मशीन होती है जिसमें पार्टिकल्स को नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट एक्सेलरेट करवाया जाता है। एक्सेलरेट करवाने के बाद या तो टारगेट पे बम्बार्ड करवाया जाता है या पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करवाया जाता है और वहां से न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर होते हैं। तो यही लिखा है, ए पार्टिकल एक्सेलरेटर इज ए लार्ज एक्सपेरिमेंटल डिवाइस, यानी एक बड़ी एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है
जिसके जरिए चार्ज पार्टिकल्स को, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है या फिर आयंस, उनको क्या किया जाता है, हाई एनर्जी और हाई स्पीड तक एक्सेलरेट करवाया जाता है, ऑफन अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर एक ऐसी लार्ज एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है जिसमें पार्टिकल्स को नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट एक्सेलरेट करवाया जाता है। तो यहां पर कुछ पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की एग्जांपल दी गई है, लीनियर एक्सेलरेटर्स, साइक्लोट्रॉन्स एंड बीटाट्रॉन्स। अब ये जो तीनों एक्सेलरेटर्स है ना, लीनियर एक्सेलरेटर्स, साइक्लोट्रॉन्स एंड बीटाट्रॉन्स, इसके अलावा और भी काफी सारे एक्सेलरेटर्स हैं जो कि मैं बीएस लेवल पर स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। बीएस में एक एडवांस न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स है जिसमें ये वाले एक्सेलरेटर्स काफी डिटेल में पढ़ाए जाते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के। यहां तक आपने जस्ट इनको एज एग्जांपल याद रखना है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर, दीज आर एग्जांपल्स, या फिर आप कह सकते हैं टाइप्स, यानी कि लीनियर एक्सेलरेटर, साइक्लोट्रॉन्स, बीटाट्रॉन्स। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, नेम एनी 3 और एनी 2 पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। तो आपने ये वाला उठाकर लिख देना है। अब आपकी बुक में इस आर्टिकल के साथ एक डू यू नो भी दिया गया है। डू यू नो में 3 पॉइंट्स हैं और पहले पॉइंट में कॉस्मिक रेज का जिक्र किया गया है। अब कॉस्मिक रेज बेसिकली होती क्या है, देखो ये भी फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। कॉस्मिक रेज में बेसिकली हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो कि आउटर स्पेस से कॉन्स्टेंटली अर्थ पर आते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स का शावर हो रहा है कॉन्स्टेंटली अर्थ पर। और ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी जो सोर्सेज है वो अननोन है बेसिकली। वैसे ये आते सन से हैं या फिर स्टार्स से हैं, लेकिन अगर ये पार्टिकल्स डिटेक्ट कर लिए जाएं तब भी इनके बारे में ये नहीं मालूम किया जा सकता कि इनकी एग्जैक्ट सोर्स क्या है। तो आपकी बुक में भी ये लिखा गया है, कॉस्मिक रेज आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो कि आउटर स्पेस से आते हैं विद सोर्सेज दैट आर नॉट कंप्लीटली नोन, यानी कि इनकी सोर्सेज कंप्लीटली नोन नहीं है। सोर्सेज में वैसे इंक्लूड है सन और डिस्टेंट स्टार्स। अब कॉस्मिक रेज में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, मेनली प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और हैवी न्यूक्लाई होते हैं और ये कंटिन्यूअसली अर्थ की सरफेस पर क्या करते रहते हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं। अब एक्चुअली जब ये पार्टिकल्स अर्थ की तरफ आते हैं तो एटमॉस्फेरिक गैस भी प्रेजेंट है, ये एटमॉस्फेरिक गैस के एटम्स के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। क्योंकि देखो ये जो कॉस्मिक रेज हैं जब ये सन या फिर डिस्टेंट स्टार की तरफ से आ रही हैं तो रास्ते में एटमॉस्फेरिक गैस है, तो एटमॉस्फेरिक गैस के एटम्स के साथ ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करते हैं तो वहां पर कुछ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बन जाती हैं, तो बाकी जो मैस है उसकी वजह से सेकेंडरी पार्टिकल्स बनते हैं और वो कॉन्स्टेंटली अर्थ की सरफेस तक आते रहते हैं। तो यहां तक ये थी कॉस्मिक रेज कि बेसिकली हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो कि आउटर स्पेस से आते हैं, सन से या फिर डिस्टेंट स्टार से, लेकिन इनकी एग्जैक्ट सोर्स का पता नहीं चलाया जा सकता। और कॉस्मिक रेज में मेनली क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और हैवी न्यूक्लाई, और ये कंटिन्यूसली अर्थ की सरफेस के साथ क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। और कॉस्मिक रेज में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह, ये आकर एटमॉस्फेरिक गैस के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और ये कांस्टेंटली अर्थ की सरफेस पर आते रहते हैं। सेकेंडरी पार्टिकल्स से मुराद सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में एमिशन ऑफ पार्टिकल्स इन न्यूक्लियर फिशन का जिक्र किया गया है। फिशन रिएक्शन की सबसे फेमस एग्जांपल है U-235 की एग्जांपल। U-235 के केस में फिशन रिएक्शन कैसे होता है, देखो जब यूरेनियम 235 के साथ एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बम्बार्ड करता है तो वहां पर वो क्रिप्टॉन और बेरियम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर आपकी बुक में भी लिखा गया है, व्हेन न्यूक्लाई ऑफ अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एलिमेंट सच एज U-235 अंडरगो फिशन रिएक्शंस। अभी जो फिशन रिएक्शंस है ना, इनके बारे में ऑलरेडी अपने मैट्रिक में पढ़ रखा है, सेकंड ईयर में भी चलकर हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट ईयर में, एक सेकंड ईयर में भी होगा, उसमें फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, बाइंडिंग एनर्जी, मैस डिफेक्ट, ये सब कुछ पढ़ेंगे। वहां पर फिशन रिएक्शन काफी डिटेल में होगा। जब U-235 के साथ एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बम्बार्ड करता है तो उस केस में क्रिप्टॉन और बेरियम बनते हैं, इसके साथ 3 न्यूट्रॉन और कुछ एनर्जी। तो यहां पर यही बात की गई है कि जब U-235 का फिशन रिएक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में तो उस केस में वेरियस पार्टिकल्स एमिट होते हैं, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनोस, अल्फा पार्टिकल्स, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स, यानी कि डिफरेंट पार्टिकल्स एमिट होते हैं। थर्ड पॉइंट है हाई एनर्जी पार्टिकल कोलिजन्स। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं उनमें हाई एनर्जी और हाई स्पीड पर पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया जाता है, यानी कि पार्टिकल्स को नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट एक्सेलरेट करवाया जाता है। एक्सेलरेट करवाने के बाद उनकी हेड ऑन कोलिजन्स की जाती हैं, जिसकी वजह से उनका कुछ मैस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एनर्जी में, और बाकी का मैस किधर जाता है, उससे सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहां पर भी यही बात लिखी गई है, व्हेन चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर एक्सेलरेटेड टू हाई एनर्जीज इन एन एक्सेलरेटर, यानी एक्सेलरेटर में जब उनको हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट कराया जाता है और नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट एक्सेलरेट करवाया जाता है और फिर उनको सीधा टारगेट पर फॉल किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, तो उस केस में वो जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान हेड ऑन कोलिजन्स होती हैं, यानी कि वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं।
देखो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अपना भी कुछ ना कुछ मैस है। जब वो नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करेंगे और एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो उस केस में उनका कुछ मैस किधर जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी का मैस जो है वो बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स की फॉर्म में अपीयर हो जाता है, जिनमें से मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं पाइऑन्स, केऑन्स, मुऑन्स एंड एंटी प्रोटॉन्स, यानी कि इस तरीके के पार्टिकल्स एमिट होते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ चुका है कि पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं। आगे चलकर पार्टिकल फिजिक्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी जब पार्टिकल एक्सेलरेटर में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जैसे पार्टिकल्स को नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट एक्सेलरेट करवाया जाता है तो उनके दरमियान हेड ऑन कोलिजन की वजह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, जिनमें मेजर पार्टिकल्स कौन से हैं, केऑन्स, पाइऑन्स, मुऑन्स एंड इवन एंटी प्रोटॉन्स, यानी एंटी प्रोटॉन्स तक पार्टिकल जनरेट हो सकते हैं उसमें। तो आज का लेक्चर यहीं तक कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने मैटर और एंटी मैटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसके बाद हमने पेयर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देन हमने एनाहिलेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा है, यानी कि मैटर कैसे एनाहिलेट होता है। तो ये वाला जो लेक्चर है इसमें से काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो डू यू नोज है इनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, इसलिए आपने इनको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसके साथ साथ मैटर एंड एंटी मैटर वाला आर्टिकल लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें जो दोनों हमने पढ़े हैं पेयर प्रोडक्शन एंड एनाहिलेशन ऑफ मैटर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मॉडर्न कंसेप्ट्स, इसलिए आपने पूरे लेक्चर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।